हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थर्ड लेक्चर से इस चैप्टर के जो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अपने 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इम्बाइबेशन, प्लाज्मोलिसिस, हमने वाटर पोटेंशियल, रिवर्स ऑस्मोसिस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पंप, चैनल और सिंपल डिफ्यूजन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था। ये थर्ड लेक्चर जो है टॉपिक को और डीप लेके जाने वाला है और ये आपको ये बताएगा कि प्लांट में चीजों का ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है, क्लियर होता कैसे है, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो ये सब हमारा आज के लेक्चर में हम बोल रहे हैं कि टारगेट रहेगा समझने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस लेक्चर से। और हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का प्रिंसिपल। क्लियर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का प्रिंसिपल। सबसे पहले आप ये जानिए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है। बेटा मीनिंग ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का कि जैसे हम ये कहते हैं कि रूट में पानी एब्जॉर्ब हुआ और उसकी फिर ट्रांसपिरेशन हो गई। तो जब हमारे पास पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड पॉइंट ऑफ यूज एक दूसरे से बहुत दूर हो, व्हाट इज पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? रूट। पॉइंट ऑफ यूज मतलब ट्रांसपिरेशन, ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, फूड लीफ में बने और लीफ से रूट में आए, क्लियर, लीफ से कहां आ जाए? रूट में, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो हमने यहां पर क्या सीखा बेटा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले मैंने मीनिंग जाना। व्हाट इज मीनिंग? तो मैंने कहा मीनिंग में बेटा, मैंने कहा मीनिंग में कि पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे मैं बात कर रहा हूं पानी की, एंड पॉइंट ऑफ यूज हमारे पास एक दूसरे से बहुत दूर हैं, यूज फार अपार्ट, इसे कह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना। चाहे आप बात कर लें पानी रूट से ऊपर जा रहा है और चाहे आप बात कर लें वो पानी जो है फूड जो है लीव से नीचे आ रहा है। अब हम ये जानते हैं बेटा, क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स काम कर सकते हैं? कुछ ना कुछ रोल तो है। क्या वो रियल में काम कर सकते हैं? क्या रियल में वो फंक्शनल हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि रियल में उनका कोई रोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, क्या सिंपल डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा था बेटा, जो हमने सिंपल डिफ्यूजन की बात करी थी कभी, क्या उसका कोई रोल है? मैं ये जान रहा हूं क्या सिंपल डिफ्यूजन कुछ कर पाएगा? सिंपल डिफ्यूजन आपने कभी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, क्या ये कुछ कर पाएगा? ये जानना चाह रहे हैं हम कि ये कुछ कर पाएगा बेटा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो बहुत स्लो है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा स्लो है। एनसीईआरटी का एक डाटा है कि वो इतना स्लो है कि 2.5 म्यू मीटर ट्रेवल करेगा हमारे पास, सॉरी 50 म्यू मीटर ट्रेवल करेगा 2.5 सेकेंड में। क्लियर, यहां से देखिए बेटा, वो ये कह रहा है कि 50 म्यू मीटर ट्रेवल करेगा 2.5 सेकेंड में, है ना। ये कह रहा है बहुत स्लो है। ये इतना स्लो है कि अगर मैं 1 मीटर के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो मेरे पास काफी सारे ईयर्स लग जाएंगे, और प्लांट में तो पानी मुझे लगभग 100 मीटर की हाइट तक चढ़ाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा स्लो है। तो हम ये कह रहे हैं क्या सिंपल डिफ्यूजन कर पाएगा? हम कहेंगे भाई देखो, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सिंगल सेल में काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस को कराने के लिए वो स्लो है। तो मुझे कुछ और मैकेनिज्म चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे कोई और मैकेनिज्म चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को लेके। हमें अनदर मैकेनिज्म चाहिए, कुछ और है बेटा जो काम करना चाहिए। मुझे अनदर मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए मुझे, ये रिक्वायरमेंट है। अब ये कौन सा अनदर मैकेनिज्म है, इस पे बात करने वाले। क्लियर, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है उसको कराने के लिए मुझे कौन सा ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, उस पे बात करते हैं। तो हम ये समझेंगे बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्रिंसिपल काम करता है, और वो प्रिंसिपल है क्या, जरा देख लीजिए फटाफट। वो प्रिंसिपल है क्या बेटा हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का? हम बात करते हैं प्रिंसिपल, है ना। कौन सा प्रिंसिपल है हमारे पास?
कौन सा प्रिंसिपल इस पे काम करता है। उस प्रिंसिपल का नाम आपकी एनसीईआरटी लिखती है बल्क फ्लो एंड प्रेशर फ्लो, या बल्क फ्लो, या दूसरा नाम रख सकते हैं मास फ्लो। ये जाइलम के लिए है बेटा, और फ्लोएम के लिए हम ऐसा ही कुछ वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली ये जाइलम के लिए, दिस इज फॉर जाइलम, है ना। हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं बेटा, प्रेशर फ्लो यूज कर देते हैं फ्लोएम के लिए, पर ये प्रिंसिपल है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं तो वो सब नहीं लिखेंगे, हम सीखेंगे बल्क फ्लो मास फ्लो क्या है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए बल्क फ्लो मास फ्लो है क्या, जरा समझते हैं इसको। देखो, बल्क फ्लो मास फ्लो ये कहता है कि आप क्या करें, ध्यान से सुने बेटा। बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है आपसे, ये प्रिंसिपल को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखिए, हम ये कह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए एक स्पेशल प्रिंसिपल चाहिए। उस प्रिंसिपल का नाम हमने रखा, या कुछ चाहिए जिसे हम कह रहे हैं बल्क फ्लो मास फ्लो। ये बल्क फ्लो मास फ्लो है क्या, उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, उसके लिए मैंने क्या किया, एक आपका पाइप ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक पाइप ड्रॉ किया है, ठीक है। मैंने बोला है यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, ठीक है। बल्क फ्लो मास फ्लो क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि जो फ्लूइड इसके अंदर है, या जो लिक्विड है, जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, वाटर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और उसके साथ जो भी चीजें होंगी, एंड उसमें सोल्यूट और कोलोइड, या सोल्यूट हो, सॉरी, हम ये कहेंगे उसके साथ बेटा सोल्यूट हो, या हम बोलेंगे सस्पेंशन, मतलब हम ये बोलेंगे कि सोल्यूट हो या पानी से बना हुआ सस्पेंशन हो, वो सब स्वेप्ट अलोंग विद सेम पेस। अब ये कुछ तो समझ आई, कुछ नहीं समझ आई, मतलब कुछ बात समझ में आई, कुछ बात आगे आधी समझ नहीं आई, है ना। जरा देख लेते मैं क्या बता रहा हूं। देखो, आप इसको बल्क फ्लो मास फ्लो को ऐसा समझो कि मान लो आपके पास एक हाईवे है, हाईवे पे अगर गाड़ियां चल रही हैं लाइक ट्रक, कार, दे हैव डिफरेंट स्पीड, वो अलग अलग स्पीड से चलती हैं। लेकिन अगर हाईवे खुद मूव कर रहा हो तो सारी गाड़ियों की सेम स्पीड होगी। ऐसा ही क्या होता है इस बल्क फ्लो मास फ्लो ट्रांसपोर्ट में, मीडियम मूव करता है। दैट मीडियम इज बेसिकली वाटर। ये वाटर है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। हम कहते हैं इधर हाई प्रेशर है, यहां से लो प्रेशर की तरफ वाटर मूव कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और उससे हो क्या रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, उससे हो ये रहा है कि वो अपने साथ, मान लो चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी सोल्यूट हो, या वो चीज ना भी घुली हुई हो, उन सबको सेम पेस से बहा के ले जाएगा। एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है स्वेप्ट अलोंग विद सेम पेस। एन मासे एक वर्ड यूज किया, एन मासे का मतलब टुगेदर। तो एनसीईआरटी कहती है बल्क फ्लो मास फ्लो का प्रिंसिपल कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है बेटा कि सारा का सारा सॉल्यूट या सस्पेंशन वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और आप देख पाएंगे बेटा ये हाई प्रेशर से किधर गया है, लो प्रेशर की तरफ। और फाइनली ये क्या कर रहा है, आप सोचो जरा, ये अपने साथ सॉल्यूट हो चाहे क्या हो, सस्पेंशन, सबको मूव करेगा सेम पेस से। ये है बल्क फ्लो मास फ्लो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपने क्या समझी, मूव कौन कर रहा है, पानी, उसके साथ क्या जा रहा है, मिनरल जा रहा है, और क्या जा सकता है, खाना भी जा सकता है, और सबको सेम पेस से ले जाएगा। क्लियर। अब यहां पर मुझे एक बात समझ में आई बेटा, फाइनली मूव कौन कर रहा है, आप बताइए, मुझे खुद से सोच के बताइए, फाइनली मूव कौन कर रहा है। तो मैं कहूंगा भाई मूव तो पानी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मूव कर रहा है कौन, वाटर, मूव वाटर कर रहा है। और कहां से कहां मूव कर रहा है, हमने कहा जो पानी मूव कर रहा है बेटा, वो ऐसे हमने बना दिया, इस तरीके से एक पाइप बना दिया है। हमने कहा यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, यहां से यहां मूव कर रहा है। अब जरा एक चीज समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मूव पानी कर रहा है ऐसे, ठीक है, वाटर मूव कर रहा है, ठीक, हम कह रहे हैं हाई प्रेशर, दूसरा हमने कहा लो प्रेशर, ठीक है।
तो प्रिंसिपल इस मूवमेंट का हो गया हमारे पास ये। दूसरा, मूव पानी कर रहा है तो हम वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। पानी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। पानी मूव कर रहा है और वो अपने साथ सबको मूव करा रहा है, मतलब किसको मूव करा रहा है, मिनरल्स को और फूड को मूव कराता है। दूसरी बात बेटा, हमने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक प्रिंसिपल होता है जिसे हमने बल्क फ्लो मास फ्लो बताया। एनसीईआरटी ने इसकी एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, वो किससे ली है, रिवर से ली है। उसने बोला है कि रिवर में भी इस तरह की मूवमेंट होती है जिसे हम बल्क फ्लो मास फ्लो कहते हैं। रिवर में भी इस तरह की मूवमेंट होती है जिसे हम बल्क फ्लो मास फ्लो कहते हैं, जिसमें रिवर किसी हाई एरिया से लो एरिया की तरफ मूव करती है। वो अपने साथ सारी चीजों को सेम पेस से मूव कराती है, चाहे वो उसमें घुला हुआ हो चाहे ना घुला हुआ हो। ये है हमारे पास बल्क फ्लो मास फ्लो का प्रिंसिपल। अब आते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे। हमने क्या बोला था आपको, हमने बोला था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए बेटा हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमने उसका प्रिंसिपल जाना। प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं है, प्रिंसिपल ने कहा कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा और मूव मीडियम करेगा। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि ये फोर्स कहां से आएगी। भाई चीज मूव करानी है, हम कह रहे हैं कि हाई प्रेशर है, हम कह रहे हैं लो प्रेशर है, पर चीज को मूव कराने के लिए फोर्स कहां से आएगी, ये फोर्स कहां से आएगी। तो हम कहेंगे फोर्स जो होगी इस पानी को या तो हमारे पास पुश हो सकता है या इसका पुल हो सकता है। मतलब अगर मैं पानी को इधर खींच लूं, मैं इधर से कहूं पुल कर रहा हूं, मैं पानी को पुल कर रहा हूं। पुल का बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में अगर वो पानी की मोटर होती है जो नीचे से पानी खींचती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पुल। लेकिन फिर वो वाटर टैंक में ऊपर पुश करके चलाती है पानी को, दैट इज एग्जांपल ऑफ पुश। तो पुल कर सकते हैं पानी को, या हम कह सकते हैं कि भाई इधर से पुश कर दो, या तो क्या कर दो, पुश कर दो, है ना, पुश कर दो। तो हम ये कहेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो क्या है, बल्क फ्लो मास फ्लो। फोर्स कहां से आएगी, फोर्स या तो पुश होगी या पुल। पुश का एग्जांपल है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और पुल का एग्जांपल है हमारे पास नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब ये टर्म यूज करते हैं हम लोग, हम ये कहते हैं कि पानी के ट्रांसपोर्ट में या तो पुश हो सकता है या पुल, या फूड के ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम में पुश या पुल। पर हमारे लिए उसके लिए वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी, पॉजिटिव प्रेशर मतलब पुश, नेगेटिव प्रेशर मतलब पुल। ट्रांसप्रेशन पुल इज अ नेगेटिव प्रेशर। तो फोर्स कहां से आएगी, या पुश होगा या पुल होगा। तीसरी बात आपने समझनी है, मैंने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए तीन बात जाननी है आपने। पहला आपने जानना है प्रिंसिपल, दूसरा आपने जानना है ये पुश या पुल, थर्ड बात आपने ये जाननी है बेटा कि इसकी मूवमेंट करते वक्त, जो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को करते वक्त कौन से पाथवे फॉलो होंगे, व्हाट आर द पाथवेज, ये कौन से पाथवेज हैं जो फॉलो होंगे। ये पाथवे की बात क्या है, ध्यान से देखो, हमने क्या समझाया आपको, हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या बोला है, हमने बोला, ध्यान से सुनेंगे, हमने बोला पहला प्रिंसिपल, दूसरा, फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल, दूसरा हमारे पास क्या हो गया बेटा, दूसरा हमारे पास पुश एंड पुल हो गया। ये क्या है, फोर्स। प्रिंसिपल का नाम है बल्क फ्लो एंड मास फ्लो। थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, है ना, स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से मैच नहीं कर रहा, पर ये वो प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, क्लियर, पुश एंड पुल। थर्ड हम बात करेंगे पाथवे की। नाउ व्हाट इज पाथवे, पाथवे क्या है, ध्यान से सुने। पानी को रूट में घुस के आगे जाना है, तो देखो मैं क्या करता हूं आपके लिए, कुछ सेल्स बना देता हूं। ये मैंने कुछ प्लांट के सेल्स बना दिए, ये प्लांट के मैंने कुछ सेल्स बना दिए, ठीक है, प्लांट की ये मैंने सेल्स बना दिए ऐसे। तो देखो पानी को हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, पानी को यहां से पुश कर रहे हैं तो पानी जा रहा है ऐसे,
पानी सेल्स के बीच में से जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस सेल के अंदर आना पड़ा उसे। तो हम ये समझ रहे हैं कि पाथवे का मतलब होता है रास्ता। तो जब पानी मूव करेगा या फूड मूव करेगा तो कौन सा रास्ता ले रहे हैं उसे पाथवे कह रहे हैं। रास्ते दो तरह के हो सकते हैं लिविंग सिस्टम में, वन इज एपोप्लास्ट, अनदर इज सिम्प्लास्ट। अनदर इज सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मतलब है सेल के अंदर ना जाए, सेल के बाहर रहे। सेल मतलब एक तरीके से सेल के बाहर हम मानते हैं कि नॉन लिविंग जगह है, मतलब इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म लिविंग है तो उसके बाहर की जगह को नॉन लिविंग कहते हैं। तो जो एपोप्लास्ट है वो एक तरीके का नॉन लिविंग स्पेस है, सिम्प्लास्ट को लिविंग स्पेस कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पाथवे यहां पर, ये वाला पाथवे यहां पर, ये चीज समझिए, यहां पर ये एपोप्लास्ट है क्योंकि सेल्स के बीच में से जा रहा है। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, सिम्प्लास्ट हो गया क्योंकि सेल को क्रॉस कर रहा है। तो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो पाथवे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, बहुत सारे लोगों को गलत ऐसा मतलब पढ़ा है उन्होंने। देखिए ध्यान से सुनिए, उन्हें ऐसा लगता है सिम्प्लास्ट एक्टिव होता है क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन की एक लाइन से कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, ध्यान से सुनिए, रास्ते एक्टिव पैसिव नहीं होते, रास्ते स्लो फास्ट होते हैं क्योंकि फोर्स तो कहीं और से आ रही है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, डीप है ये। रास्ते एक्टिव पैसिव नहीं होते, रास्ते स्लो और फास्ट होते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप ध्यान से सोचो, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या फर्क है। सेल के बीच से जाएगा तो स्लो जाएगा, लेकिन सेल को क्रॉस करेगा तो कैसा जाएगा, मतलब सॉरी, सेल के बीच से जाएगा तो फास्ट जाएगा और सेल को क्रॉस करेगा तो स्लो जाएगा। तो हमने बोला एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट बोथ आर पैसिव, बोथ आर पैसिव। सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, बोथ आर पैसिव, वन इज स्लो अनदर इज फास्ट। क्यों? क्योंकि फोर्स कहीं और से आ रही है। फोर्स कहां से आ रही है, पुश है या पुल है। ठीक है, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। एनसीईआरटी ने पुश और पुल के एग्जाम्पल बताए हैं। पुश के लिए बोला है रूट प्रेशर या गार्डन हॉर्स। ये गार्डन हॉर्स क्या होता है बेटा, आपके पास ऐसे पार्क्स में स्प्रिंकलर होते हैं, इसमें पानी को पुश करते हैं और वो घूमता है, तो ऐसे ऐसे पानी निकलता है उसमें से। वो गार्डन हॉर्स जो है उसमें पुश कर रहे हैं, है ना। गार्डन हॉर्स जो है उसमें पुश करे, हॉर्स नहीं हॉर्स है, तो गार्डन हॉर्स जो है उसमें पुश कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन पुल नेगेटिव प्रेशर है। आप स्ट्रॉ में पानी खींचते हैं तो वो पुल है ना। समझ आ रहा है बेटा, पुल नेगेटिव है, पुश पॉजिटिव है। पानी में लग रहा है इसलिए कह रहे हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा हम कह रहे हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात, मुझे ऐसा लग रहा है बात आगे समझ, है ना। चलो आगे चलते। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये एनसीईआरटी की वो लाइनें, ये वाली बात मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि अगर मैं किसी ट्विग को पानी में रखता हूं जिसमें व्हाइट फ्लावर है कलर्ड वाटर में, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, वो ट्विग में व्हाइट कलर का फ्लावर का कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब ये कह रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बेटा काफी स्लो है, देख लो 2.750 म्यू मीटर, बहुत समय लग जाएगा, सालों में पहुंचेगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, बल्क फ्लो मास फ्लो। क्लियर, तो मास फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एन मासे। एन मासे मतलब साथ में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, जिसमें चाहे सॉल्यूशन हो चाहे सस्पेंशन हो, सब सेम पेस से फ्लो करेंगे, ये कह रहा है। लाइक एनालॉजी दे रहा है इसकी। ठीक है, और ये पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर की बात कर रहा है। बल्क फ्लो कैसे आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर से आ सकता है, ये लिखा हुआ है। पॉजिटिव के एग्जांपल गार्डन हॉर्स, नेगेटिव सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। ठीक है, इतनी बात आने के बाद हम लोग आगे जाएंगे और बात करने वाले हैं अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किन चीजों का होता है। ठीक है, तो हमें समझ आएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास वो तीन चीजों का होता है। पहला वाटर का, दूसरा मिनरल का, तीसरा फ्लोएम में फूड का। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास तीन चीजों का होता है। पहला वाटर, सेकंड मिनरल, थर्ड हम कहेंगे फ्लोएम का। इन तीन चीजों के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास किससे होगा, जाइलम से
और ये वाला हमारे पास फ्लोएम से, पर मिनरल जो है बेटा वो फ्लोएम से भी जा सकते हैं। अगर मुझे लीफ से दूसरी लीफ में ले जाना है तो फ्लोएम से ले जाऊंगा। आपने क्या समझा? आपने ये समझा है कि मिनरल को अगर रूट से लेकर जाएंगे तो वो पानी के थ्रू जाएगा, और कैसे जाएगा? जाइलम से जाएगा। लेकिन उसको किसी एक लीफ से दूसरी लीफ में ले जाएंगे तो वो कैसे जाएगा? वो कैसे जाएगा? सोचो जरा, वो जाएगा फ्लोएम से। तो अब इस लेक्चर में पहले हम देख लेते हैं किसका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ लेते हैं पहले। पानी को कैसे लेके जाएंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का इसी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना। पानी का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और पानी का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। क्लियर? ये चीज समझ आई बेटा? तो स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखें हम लोग, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो जनरली मुझे 3 स्टेप यहां पर समझने हैं। ध्यान से सुनना, पानी के ट्रांसपोर्ट को लेकर मुझे 3 स्टेप समझने हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप इज बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन, उसे हम कह रहे हैं पानी का एब्जॉर्प्शन। पानी यहां एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, पानी के एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक। तो इसे हमने बोला फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड हम क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक, मतलब पानी को मैं रूट में एब्जॉर्ब करूं। सेकंड, पानी को ऊपर चढ़ाऊं। देखो, पानी को पहले मैं किस में लाऊं? रूट में लाऊं, फिर इस पानी को मैं ऊपर चढ़ाऊं, और थर्ड स्टेप है ट्रांसपिरेशन। तो पानी के ट्रांसपोर्ट के 3 स्टेप आप पढ़ोगे। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड हम बोलेंगे उसकी अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं असेंट। असेंट का मतलब चढ़ना, ऑफ सैप, सैप का मतलब पानी प्लस मिनरल। समझ लो इस बात को। सैप वर्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं वाटर प्लस मिनरल को हम क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। वाटर प्लस मिनरल को हम सैप बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्ड मूवमेंट पढ़ रहे हैं, जिसे हम असेंट ऑफ सैप बोलेंगे। थर्ड हमारे पास है बेटा, फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन, सेकंड हमने बोला अपवर्ड मूवमेंट, और थर्ड क्या करोगे पानी के साथ? सोचो, ट्रांसपिरेशन। तो थर्ड हम करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन। इससे हमारा पानी का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। और साथ में चैप्टर भी हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मुझे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर समझना है ना। पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ये कैसे होगा। फोकस बनाओ फिर से लेक्चर पर। आपने क्या पढ़ा था? आपने अभी तक ये पढ़ा था, ध्यान से सुनेंगे, आपने अभी तक ये पढ़ा था कि पानी जो है, ध्यान सुने बेटा, पानी जो है हमारे पास वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अब हम इसकी एब्जॉर्प्शन की डिटेल में जाएंगे। क्लियर? और मुझे क्या करना है, पानी कहां एब्जॉर्ब कराना है। अगर आपको ये रूट दिख रही हो, उसके सेल्स हैं, मुझे रूट हेयर से पानी एब्जॉर्ब कराकर उसको मूव करा के जाइलम में लेके जाना है। मान लो यहां जाइलम है, इस जाइलम के पाइप में मुझे ले जाना है, क्योंकि रूट मेरे पास, ध्यान देखें इस बात को, ये रूट है, इस रूट में मेरे पास यहां पर ये रूट हेयर है, ऐसे सेल्स हैं, और ये मेरे पास मान लेते हैं हम जाइलम का पाइप है। ये मेरे पास यहां पर ये जाइलम का पाइप है। मुझे वाटर को एब्जॉर्ब कराना है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कराना है और फाइनली जाइलम तक ले जाना है। ये काम हम समझना चाह रहे हैं। क्लियर? ये काम हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद की जो मूवमेंट होगी, पानी का ऊपर जाना, वो असेंट ऑफ सैप में काउंट होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? समझ आई बेटा बात? ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो मैं एक रूट के थ्रू आपको समझाऊंगा, हम बात कर रहे हैं टॉपिक की जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक रूट बना ली है,
एक रूट हमने बना ली ऐसे, ठीक है, रूट हमने बनाई है ऐसे। इस रूट में ये एपिडर्मल सेल्स हैं जिनमें रूट हेयर है, ठीक है, ये हमारे पास ये रूट हेयर है इसमें, ये यहां तक, ठीक है। मुझे इस जाइलम के पाइप में पानी को पहुंचाना है, तो सबसे पहले मुझे रूट पानी को एब्जॉर्ब कराना है। तो कुछ बेसिक पॉइंट जो एनसीईआरटी से आपको आने चाहिए। फर्स्ट, ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सॉइल जो है, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस बात का मतलब समझो, मान लो यहां हमारे पास 10 Na है, क्लियर, या 100 Na है, 10 Na है, यहां मेरे पास 20 Na होंगे, पर हम ये कह रहे हैं इस 20 Na के लिए पूरा वॉल्यूम है, ये देख लो बोर्ड पूरा है, लेकिन इस 10 Na के लिए सिर्फ इतनी जगह है, तो Na की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं मिनरल्स के लिए सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एज कंपेयर टू रूट। सॉइल में मिनरल अमाउंट वाइज ज्यादा होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम में उतने मिनरल है। अगर मैं आपको ये बात समझा पाऊं, अगर सच में सॉइल में मिनरल इतने ज्यादा होते तो मैं प्लांट खाने की जगह सॉइल खा लेता। पर अगर मैं आपको बताऊं, आप इतनी बड़ी कोई कैरेट, कोई रेडिश खा रहे हो या कोई कैबेज खा रहे हो, आपको उतने ही मिनरल के लिए मतलब कम से कम मान लो 100 kg सॉइल खानी पड़ेगी। तो सॉइल एज कंपेयर टू रूट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान से सुनेंगे, सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल नीड टू बी एब्जॉर्ब एक्टिवली। अब सवाल ये है, मैं पानी का एब्जॉर्प्शन पढ़ रहा था, ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन की बात क्यों करने लगा? मतलब मैं पढ़ तो पानी का एब्जॉर्प्शन रहा था, मिनरल के एब्जॉर्प्शन की बात क्यों करने लगा? एक थंब रूल याद रखो, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑलवेज पैसिव होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसे होता है? पैसिव। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगती। ध्यान से सुनना, कैसे होगा? पानी के एब्जॉर्प्शन पे आए वापसी, देखो हम क्या करेंगे, हम ये समझ रहे हैं कि एक बार हमारे पास रूट में रूट हेयर के थ्रू सोडियम एब्जॉर्ब हुआ या Cl एब्जॉर्ब हुआ, K+ एब्जॉर्ब हुआ, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब पानी इनको फॉलो करेगा, क्योंकि वहां पर वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा बाहर के कंपैरिजन। मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, थंब रूल है ये, वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा ऑलवेज क्या होता है? पैसिव, हमेशा पैसिव होता है। पानी के एब्जॉर्प्शन में कभी एनर्जी नहीं लगती। चाहे किडनी वाला पढ़ लो, उसमें भी यही होता है कि पहले मिनरल्स जाते हैं, पानी उसको फॉलो करता है। रूल दिमाग में बिठाओ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पानी का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव होता है। क्लियर? पानी का एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होता है? पैसिव होता है। तो हम ये कहेंगे कि रूट में, इन रूट हमारे पास वंस मिनरल एब्जॉर्ब, एक बार हमारे पास मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन वाटर उसको फॉलो करेगा। वाटर क्या करेगा? उसको फॉलो करेगा। सुन लो ध्यान से, एक बार ये मिनरल हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा तब पानी उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। पानी उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। ध्यान से सुनो बेटा, एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा और पानी उसको क्या करेगा? फिर फॉलो करेगा। तो रूल क्या है? पहले मिनरल एब्जॉर्ब होगा, फिर पानी एब्जॉर्ब होगा। मिनरल कैसे एब्जॉर्ब हो सकता है? एनर्जी के थ्रू। तो हम लोग लिखेंगे इस बात को, मिनरल कैन एब्जॉर्ब बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली। एनसीईआरटी की सब लाइन है बेटा ये, एक्टिवली एंड पैसिवली, पर ज्यादा एक्टिव होता है। मिनरल का एब्जॉर्प्शन ज्यादा क्या होता है? एक्टिव होता है। ज्यादा एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, पहले रूट में मिनरल एब्जॉर्ब होगा, पानी उसके पीछे अपने आप जाएगा। दूसरा, मिनरल एब्जॉर्प्शन कैन बी एक्टिव पैसिव, मतलब विदाउट एनर्जी या चैनल के थ्रू जा सकता है। सॉरी, विदाउट एनर्जी मतलब चैनल के थ्रू या पंप के थ्रू जा सकता है। पर
पर, ध्यान से सुनेंगे, पर ज्यादा एक्टिव होता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यही रीजन है वाटर लॉगिंग में प्लांट मर जाते हैं। वाटर लॉगिंग क्या होता है, रूट के आसपास खूब पानी, मतलब रूट के आसपास सिर्फ पानी है, पानी होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी। सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, पानी नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बना तो मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। रिपीट करूं, फिर रिपीट करता हूं। रूट के आसपास बहुत सारा पानी है, ठीक, पहला पॉइंट। उस पानी की वजह से ड्यू टू दैट वाटर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम हो गई वहां पर, ठीक है, पानी ने जगह ले ली सॉइल के बीच में। अब जब हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बना तो एक्टिवली मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा, पानी जो उसे फॉलो करता था। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ वाटर लॉगिंग में रेदर पानी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और प्लांट आपको सूख के मरता हुआ दिखता है, ठीक है। तो पानी एब्जॉर्प्शन के लिए मिनरल एब्जॉर्प्शन जरूरी है। क्लियर हो गई दिमाग में बात। और हमेशा याद रखो बेटा, सिर्फ रूट हेयर में वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर में वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ रूट हेयर में वाटर एंड मिनरल का हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। अब मैं उस जगह आ गया हूं आपको समझाने के सिचुएशन में कि ये मान लो मैंने रूट के एपिडर्मल सेल्स बना दिए ऐसे, ठीक है, एक एपिडर्मल सेल ऐसा बनाया है, ठीक है। मैं आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का पहले मीनिंग दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पानी जो है मेरे पास यहां से मान लेते हैं एब्जॉर्ब हो गया, यहां से एब्जॉर्ब होके अंदर आ रहा है, या यहां से ऐसे एब्जॉर्ब होके जा रहा है, रूट हेयर से जा रहा है एक तरीके से, और पानी किसके पीछे गया है, मिनरल के पीछे। क्लियर। एक बार पानी एब्जॉर्ब, मिनरल एब्जॉर्ब, पानी ने उसे फॉलो किया। अब पानी को अंदर जाना है भाई, कॉर्टेक्स है यहाँ पर, रूट की एक लेयर है जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हो, पानी उसके बीच में से जा रहा है ना, पानी उसके बीच में से जा रहा है। ये जादू होता है कई बार हमारी लेक्चर में, है ना, पानी उसके बीच से जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि मुझे पानी को इस जाइलम तक पहुंचाना है तो वो कौन सा रास्ता लेगा, है ना। हम बात करने वाले हैं पाथवे को लेके कि पाथवे क्या होता है पानी की मूवमेंट का। देखो, पाथवे दो तरीके के होते हैं, एक है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट का मतलब समझ लो, दिमाग में बिठा लो, नॉन लिविंग स्पेस को एपोप्लास्ट कहते हैं, नॉन लिविंग स्पेस को एपोप्लास्ट कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, सुनना ध्यान से। नॉन लिविंग स्पेस को एपोप्लास्ट कहते हैं, इसका मीनिंग ये है, ध्यान से देखें बेटा, एपोप्लास्ट है क्या, नॉन लिविंग स्पेस। मतलब देखो, ये एक सेल है, ये एक और सेल है, इस सेल के बीच से पानी की मूवमेंट, इसको एपोप्लास्ट कहते हैं, सेल के बीच से पानी की मूवमेंट। दूसरा मतलब सेल के बीच में से पानी की मूवमेंट। दूसरा, मैंने ये सेल वॉल बना रखी है, ये क्या बना रखी है, सेल वॉल। सेल वॉल एक तरीके का डिपोजिशन होता है। देखो, दिस इज सेल वॉल एंड दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल, पानी जो है, मैं इसको जरा इस कलर से दिखाता हूं, पानी जो है मेरे पास सेल के बीच में से जाए, सेल वॉल के ऊपर से जाए, और वेसल्स एक डेड सेल्स होते हैं। वेसल्स क्या है बेटा, डेड सेल्स हैं, इन डेड सेल्स के अंदर से जाए। तो नॉन लिविंग जगह से जाने को हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। उसके देखो तीन मीनिंग हुए, तीन मीनिंग हुए। पहला, कहां से जाना, बिटवीन सेल, दैट इज एपोप्लास्ट। सेकंड, थ्रू सेल वॉल, कैसे जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू, उसको एपोप्लास्ट कह रहे हैं। तीसरा हम कहेंगे थ्रू डेड सेल। अगर आप ध्यान से देखें, जाइलम में डेड सेल्स होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, उन डेड सेल्स का अंदर की जगह खाली होती है, वहां से जाने को भी हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ बेटा, एपोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो हम आगे देख सकते हैं इस लेक्चर में कि कैसे मूवमेंट होगी। दूसरा, सिम्प्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट का क्या मीनिंग है, सिम्प्लास्ट का मीनिंग है बेटा कि अगर कोई सेल को क्रॉस कर रहा है, उसके साइटोप्लाज्म, देखो ये सेल है मेरे पास, ये सेल है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर पानी मूव करते वक्त
सेल वॉल को तो पार करना आसान है, वो परमिएबल होती है, हमने पढ़ा था। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के थ्रू मूव कर रहा है, ऐसे यहां प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होगा, इसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म लिविंग जगह है ना, तो मूवमेंट थ्रू लिविंग स्पेस के थ्रू जाना, उसको हम कहेंगे सिम्प्लास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट बोलेंगे। तो लिविंग स्पेस के थ्रू जाने को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिम्प्लास्ट, है ना। तो सेल के अंदर चला जाए और प्लाज्मोडेस्माटा से जा रहा हो। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा बेटा दो सेल्स के बीच का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो पानी कुछ ऐसे जा रहा है, पानी कुछ ऐसे जा रहा है, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन है वहां से, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम सिम्प्लास्ट कह रहे हैं। तो जरा आप आगे की बात सुनिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, अब यहां से इसको जाइलम तक लेके जाना है। अब ये रास्ता एपोप्लास्ट है कि सिम्प्लास्ट, इस बात को समझते हैं। तो ये हमारे पास एक रूट का डायग्राम है। वी हैव डिफरेंट लेयर्स। दिस इज एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है दैट इज एपिडर्मिस। ठीक हो गई बात। ये हमने नहीं करने, पासेज सेल्स एंडोडर्मिस में होते हैं, मुझे करने नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद सुनो ध्यान से जो मैं समझाऊंगा आपको यहां पे। उसके बाद ये लेयर कॉर्टेक्स है। देखो मैं इन लेयर के नाम लिख रहा हूं सेल्स के। ये जो है एपिडर्मिस के अंदर लेयर है, इसे कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ये वाली, दिस वन इज कॉर्टेक्स, ठीक है। एंडोडर्मिस ये लेयर है, दिस लेयर इज एंडोडर्मिस, है ना, एंडोडर्मिस है। उसके बाद हमारे पास जो सेल्स की लेयर है, एक बार सेल्स की लेयर देख लो, दिस इज पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के अंदर है। तो मैं लिखता हूं दिस इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज कॉर्टेक्स, थर्ड लेयर इज एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद फोर्थ इज पेरिसाइकिल, फिफ्थ हमारे पास फिर ये वास्कुलर बंडल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो पानी कैसे मूव करेगा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। देखो वाटर जो है हमारे पास, वाटर जो है बेटा रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक तरीका और बताया था कि अगर एक रूट हेयर यहां हो तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब हो गया तो सेल्स के बीच में से जा रहा है, आप देख रहे हो सेल्स के बीच में से होके जाता है, वो क्रॉस नहीं करता किसको? कॉर्टेक्स को। कैसे जाएगा? सेल्स के बीच में से। अगर सेल्स के बीच में से जा रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? एपोप्लास्ट। ऐसे सेल्स के बीच में से जा रहा है बेटा पानी, इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। एपोप्लास्ट का मतलब होता है सेल्स के बीच में से। कॉर्टेक्स में हमारे पास काफी स्पेस होता है सेल्स के बीच में, तो पानी ऐसे सेल्स के बीच में से इंटरसेलुलर स्पेस में से मूव करता है। अब होता यह है बेटा कि ये जो लेयर एंडोडर्मिस है, ध्यान से देखना, ये जो लेयर एंडोडर्मिस है हमारे पास, समझेंगे इस बात को। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कभी किसी सेल में, जैसे मैं एक सेल बनाता हूं, ये सेल का मान लो एक टेंजेंट हो गया, ये रेडियस हो गया, ऐसे ही एक सेल आप ऐसे बनाओ तो ये इसकी टेंजेंशियल वॉल हो गई ये वाली, और ये इसकी रेडियल वॉल हो गई। समझ आ रहा है? ये रेडियस था, ये टेंजेंट था। तो ऐसे ही हमारे पास ये टेंजेंशियल वॉल पर एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसको रेडियल और टेंजेंशियल पर, उसको हम सुबिरिन कहते हैं। ये किस पे है? एंडोडर्मिस पे, जो पानी की मूवमेंट रोक रहा है, ऐसे पानी की मूवमेंट रोक रहा है। समझ आया? हमारे पास इस एंडोडर्मिस में, मैं रिपीट कर देता हूं, इस एंडोडर्मिस में हमारे पास, इस चीज को समझें आप, इस एंडोडर्मिस में मेरे पास एक केमिकल है, ये रहा। दिस केमिकल जो बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, ये देखो, ये केमिकल रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे है जिसका नाम सुबिरिन है, जो बेसिकली क्या करता है पानी की मूवमेंट रोकता है, ठीक है। पानी को अब कैसे नहीं जाने देगा? सेल्स के बीच में से जाने नहीं देगा, उसको फोर्स करेगा, पानी को फोर्स करेगा कि वो कैसे जाए, वो इसको क्रॉस करे। तो पानी जहां सुबिरिन नहीं होगा वहां एंटर कर जाएगा और इस तरीके से इसके प्लाज्मोडेस्माटा से ऐसे मूव करेगा। ये दिख रहा है बेटा आपको? पानी जो होगा, आप समझिए इस बात को, पानी जो होगा, आप देखिए पानी यहां पे आया, उसको लगा कि यहां सुबिरिन नहीं, यहां से एंटर किया, प्लाज्मोडेस्माटा से वो ऐसे जा रहा है और फिर दूसरी तरफ वो जहां पर सुबिरिन नहीं होगा अपोजिट साइड में निकलेगा, पेरिसाइकिल के भी बीच में से जा सकता है या पेरिसाइकिल का सेल क्रॉस कर सकता है और फाइनली वो हमारे पास किस में चला जाएगा? जाइलम में चला जाएगा। तो हम यहां पर यह सीख रहे हैं कि पानी एब्जॉर्ब किसकी वजह से होगा? मिनरल्स की वजह से। वो कौन सा पाथवे लेता है? एक बार पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका फेवरेट पाथवे एपोप्लास्ट है। एपोप्लास्ट वो कॉर्टेक्स में लेता है,
लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है तो एंडोडर्मिस में उसे सिम्प्लास्ट लेना पड़ता है, बिकॉज एंडोडर्मिस ने क्या किया, एक केमिकल लगा दिया सुबिरिन, उस सुबिरिन की पूरी एक लेयर एक लेयर बन गई है जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्लियर हो गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ लेयर ऑफ सुबिरिन। लेयर है बेटा, सुबिरिन की क्या है, लेयर है, समझ लो ध्यान से बेटा। कैस्पेरियन स्ट्रिप हैव लेयर ऑफ सुबिरिन, ध्यान से सुनेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप हैव लेयर ऑफ सुबिरिन, ठीक है, क्लियर? नहीं, उल्टा हो गया, सुनो ध्यान से। कैस्पेरियन स्ट्रिप है क्या, सुबिरिन केमिकल है, वैक्स है, उसकी बनी हुई लेयर को क्या बोल रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। समझ आ गई बेटा ये? ठीक है। अब हमने क्या बोला, ड्यू टू दिस वैक्स लेयर ये एंटर नहीं कर पाता, तो इसको जहां जगह मिलती है वहां से एंटर करते हुए अपोजिट साइड से बाहर निकलता है। तो आपको याद रखना है कॉर्टेक्स में क्या है, कॉर्टेक्स में कौन सी मूवमेंट है हमारे पास, याद रखो कॉर्टेक्स में मूवमेंट है हमारे पास एपोप्लास्ट, एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट क्योंकि उसको सेल के अंदर आना पड़ा, पेरिसाइकिल में बेटा सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों हो सकता है, एनसीईआरटी ने जो दिखाया हम वैसी बात कर लेंगे, लेकिन दोनों पॉसिबल है। और वो बेसिकली देखो पॉसिबल दोनों है, प्लांट का फेवरेट क्या है, एपोप्लास्ट, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, जब सेल के बीच में से जाते हैं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। क्लियर हो गई बात? तो आपको क्या याद करना है, फर्स्ट पानी एब्जॉर्ब होगा हमेशा रूट एयर से, पहले मिनरल एब्जॉर्ब होंगे फिर पानी एब्जॉर्ब होगा। सेकंड, एपिडर्मिस क्रॉस करने के बाद कॉर्टेक्स की लेयर आती है, उसमें वो जाता है सेल्स के बीच में से, जिसे एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। थर्ड हमारे पास एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई है जो पानी को रोक रही है और वो कह रही है कि वहां से नहीं जाना आपको, तो वो जहां स्पेस देगी वहां से जाना है। और नॉर्मली पानी को मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, क्योंकि सेल के बीच से जाने में हमारे पास देख रहे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्रॉस नहीं करनी पड़ रही सेल के बीच में से जाने में, देख लो इस बात को, इसको क्रॉस नहीं करना पड़ रहा, यहां से जाना एपोप्लास्ट है, सेल वॉल से जाना एपोप्लास्ट है, डेड सेल से जाना एपोप्लास्ट है। तो प्लांट का फेवरेट तो एपोप्लास्ट है, फिर वो अपोजिट साइड में निकलता है। तो कई बार पूछते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कहां होगा, एंडोडर्मिस में। एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर पार करना आते वक्त, दूसरा अपोजिट साइड में पार करना, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। सिम्प्लास्ट क्या है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा से साइटोप्लाज्म से जाना, लिविंग स्पेस से जाना। क्लियर हो गई बात? दूसरा, अब सवाल ये उठ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना, ये लाइन आपके पास मिनरल जहां एब्जॉर्प्शन है वहां लिखी है, सुनो ध्यान से। देखो पानी यहां से एब्जॉर्ब हो गया, पानी इधर आ रहा है, पानी ऐसे इधर आ रहा है, ध्यान से सुनो, पानी एब्जॉर्ब होने के बाद धीरे धीरे इधर आ रहा है, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप ने रोक दिया। अब पानी ये कह रहा है कि जब मुझे रोक दिया मैं इधर क्यों जाऊं, पानी क्यों जाएगा, क्योंकि जाइलम में ऊपर से एक फोर्स आ रही है। अगर आप ध्यान से सोचो, जाइलम तो एक पाइप है ना, ऐसे मान लो हम लोग अगर इस डायग्राम को देखें, जाइलम तो एक पाइप है, तो जाइलम में एक पुल आ रहा है जो इस पानी को खींच रहा है बाहर से, मतलब पानी तो एक बार एब्जॉर्ब हो गया फिर अंदर यहां खींचा जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है बेटा कि पानी यहां तक तो ठीक है एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर में, उसके बाद उसे खींचा जा रहा है। रोक किसने लिया, एंडोडर्मिस ने। फिर उसने जगह खोजी, यार कहां से जाऊं कहां से जाऊं, अच्छा यहां खाली, यहां से जा रहा है, फिर यहां से जाते जाते वो अंदर जा रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि पानी को अगर हम यहां रोक देते एंडोडर्मिस पर तो रुक जाता, उसको क्या पड़ी थी ऊपर जाने की, पर उसको एक खिंचाव कहां से आ रहा है, जाइलम से। जाइलम पे कहां से आ रहा है, प्लांट में ऊपर से। तो एनसीईआरटी इस बात को लिखती है ट्रांसपिरेशन पुल है जो खिंचाव कर रहा है पानी को, पर एंडोडर्मिस ने रोक दिया। देखो एंडोडर्मिस के रोकने का एक रीजन है जो कहां गिवन है आपके पास, ध्यान से देखना बेटा, एंडोडर्मिस ने रोका है उसका एक रीजन है। देखो ये मेरे पास मान लो एंडोडर्मिस का सेल है, ये मेरे पास एंडोडर्मिस का सेल है, यहां जाइलम का पाइप है और पानी जो है ये कॉर्टेक्स के बीच में से आ रहा है, देख पा रहे हैं, पानी जो है हमारे पास ऐसे कॉर्टेक्स के बीच में से ऐसे आ रहा है। तो ये तो बीच में से ही जाना चाहेगा क्योंकि जाइलम खींच रहा है उसे, पर हमने कहा कि भाई यहां हमने क्या लगा रखा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा रखी है, नहीं जाना आपको, ऐसे लगा रखी है, और यहां भी बंद कर दिए जगह। तो पानी कहेगा जब मुझे वो बुला रहा है, जाइलम बुला रहा है, मैं तो जाऊंगा, तो पानी की मजबूरी है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, देख लो इस बात को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमने क्या लगा रखे हैं, कुछ चैनल लगा रखे हैं, ऐसे कुछ क्या लगा रखे हैं बेटा, चैनल।
मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पानी को भेजने की मजबूरी है। जैसे मैंने इस सेल में, ये सेल में मान लो मैंने यहां पर आपके पास मैंने नहीं लगाया, सुबेरिन यहां नहीं लगाया, तो मैंने क्या किया, इस जगह पर मैंने कुछ ऐसे चैनल्स लगा दिए। मान लो मैंने क्या किए, यहां पर कुछ चैनल्स लगा दिए, ये चैनल लगा दिया, ये चैनल सोडियम का है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि पानी जब अंदर जाएगा उसको लगेगा कि भाई रोक रहा है मुझे, तो मैं वहां से निकलूं जहां रोक नहीं रहा, तो वो ऐसे बेटा यहां से जा सकता है जहां से नहीं रोक रहा, पर वहां पर सोडियम के चैनल भी हैं, तो पानी जब जाएगा, पानी तो मेम्ब्रेन पार कर लेगा, पर सोडियम अपने चैनल से जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एंडोडर्मिस पर, ये जो लेयर है जिसका नाम आपका क्या है, एंडोडर्मिस पर पानी को मजबूर कर रहे हैं, पानी को फोर्स कर रहे हैं कि वो क्या क्रॉस करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करे, किसकी, एंडोडर्मल सेल्स की। और वहां पर हम चैनल और पंप लगाते हैं सिर्फ उन मिनरल्स की। ये इतनी डीप बात बता रहा हूं जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती। हम ये कह रहे हैं कि एंडोडर्मिस अपनी मेम्ब्रेन पर चैनल्स लगाता है और पंप लगाता है उन मिनरल्स की जिनको ऊपर जाना है। एनसीईआरटी मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में लिखती है कि प्लांट लगभग 60 टाइप के मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है, पर सारे मुझे ऊपर चाहिए नहीं। तो मिनरल की चेकिंग कहां होगी, पानी के साथ आ रहा है वो, तो चेकिंग एंडोडर्मिस में होती है। पर चेकिंग करने के लिए अगर बीच से निकलता तो चेकिंग कैसे होती, पॉसिबल ही नहीं है। तो पानी को मजबूर करते हैं कि एंडोडर्मिस की क्या क्रॉस करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको मैंने पढ़ाया था चैनल और पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे रहते हैं, उससे वही मिनरल जाएगा जो मुझे ऊपर चाहिए। ऊपर कहां, लीफ में, ग्रोइंग रीजन में। समझ आई बात। आप चेक करना जहां पर ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लिखा है, नीचे से 4th 5th लाइन में लिखा हुआ है मिनरल एब्जॉर्प्शन, इसी चैप्टर में वहां पर लिखा है कि एंडोडर्मल सेल्स कैन एडजस्ट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विच इज मूविंग। समझ रहे हो कि टाइप मतलब कौन सा जाएगा और कितना जाएगा, चैनल के नंबर बढ़ा दो अगर ज्यादा चाहिए तो, है ना। तो टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विच इज मूविंग, ये कौन चेक कर रहा है, एंडोडर्मल सेल्स। क्लियर हो गई बात, है ना। क्लियर। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं बेटा। अब हम वो सारी बात कर चुके हैं, ठीक है। देख पा रहे हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि जो मैं लाइनें कह रहा हूं सब एनसीईआरटी की है। तो हम क्या बोल रहे हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिकली कहां से हो रहा है, रूट हेयर से। देख रहे हैं बेटा, कहां से हो रहा है, रूट हेयर से, ठीक है। रूट हेयर बेटा उसी से होगा, वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद मिनरल, मिनरल के साथ हो रहा है, ठीक है। क्लियर। कैसे होगा, मिनरल के साथ होगा। ये चीज समझ आ रही है बेटा, क्लियर। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा, एपोप्लास्ट बता दिया हमने, क्लियर। हाँ, अब हमने वाटर, अच्छा, इट कैन मूव डीपर इनटू रूट बाय डिफरेंट पाथवे, समझ रहे हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से जा सकता है, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा, क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, यहां देखो, कैस्पेरिन स्ट्रिप रोक देगी, एपोप्लास्ट में कैस्पेरिन स्ट्रिप सिम्प्लास्ट में के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। क्लियर। और फिर वो स्पेस देख रहे हो, व्हाट इज एपोप्लास्ट, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल से जाना, ठीक है। क्लियर। पर उसमें कोई मेम्ब्रेन पार नहीं करता, लिख कह रहा है कोई मेम्ब्रेन पार नहीं करता। आप देख लो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, दिस इज सिम्प्लास्ट, है ना, देख रहे हो। पेरिसाइकिल में भी वो कोशिश कर रहा है सिम्प्लास्ट कर सकते हैं, एपोप्लास्ट भी पॉसिबल है, लेकिन एंडोडर्मिस में उसे सिम्प्लास्ट करना पड़ रहा है। ये देखो जरा, सेल वॉल है ना ऊपर, ये दिस इज सेल वॉल, यहां से जाना एपोप्लास्ट है, अगर यहां से जाना सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के ऐसे यहां से जाना। कैस्पेरिन स्ट्रिप ने रोक दिया, तो ये रोक दिया ना, देखो यहां से आ रहा था ये कैस्पेरिन स्ट्रिप, ये रही, इसने रोक दिया, तो इसको मजबूर होके ये कहां, एरो ऐसे दिखा रहा है, अब इसको अंदर आना पड़ा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि पानी जो है वो अभी कैसे आ रहा था, ये ऐसे आने की कोशिश कर रहा था, ऐसे, ठीक है, उसके पास कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन यहां रोक दिया उसे, तो फिर अंदर चला गया, फिर ऐसे आया। क्लियर है, जाइलम में चला गया, फिर असेंट ऑफ सैप है। क्लियर, यहां तक हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर। देखो, वाटर इज मूविंग डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, उसको बुला रहा है कोई। क्लियर, ये चीज समझ। और देख रहे हैं, टेंशन डेवलप इन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम, पानी की टेंशन कहां से आ रही है, ट्रांसपिरेशन पुल से आ रही है, ठीक है। ड्यूरिंग सिम्प्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल्स जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, स्लो होता है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो,
डाउन पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है सिम्प्लास्ट के लिए, ये वो लाइन है जो बता रहा है ये भी पैसिव है। ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक एनसीईआरटी की लाइन है कि जो यंग रूट होती है उसमें डायरेक्टली एंटर करता है, मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है, एंडोडर्मिस बनी नहीं होती अभी, तो उसमें डायरेक्टली हमारे पास आ सकता है, ये लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। यंग रूट में हमारे पास ये डायरेक्टली एंटर करता है, और कुछ रूट्स में हमारे पास माइकोरिजा होते हैं, पाइनस में। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी रूट के साथ माइकोरिजा होते हैं, जो पानी और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो आप ये सारी लाइनें पढ़ेंगे। वंस इनसाइड द जाइलम, वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स एज वेल एज थ्रू देम। तो जाइलम में जाने के बाद तो वो फिर वेसल से जा रहा है ना, वेसल को हम क्या कह रहे हैं बेटा, डेड सेल्स। तो उसके थ्रू जाना हमारे पास क्या है, उसके थ्रू जाना हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास क्या, एपोप्लास्ट। ये पाइनस की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन था बेटा नीट 2019 में क्वेश्चन था कि पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करता विदाउट माइकोरिजा, ये यहां से इसने लिया होगा, ठीक है, क्लियर। ये रहा, पाइनस सीड नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोरिजा, यहां से लिया वो लाइन उसने, एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन बनाया उसने, ये लाइन थी। अब हम पानी को जाइलम में ला चुके हैं, अब पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग विद मिनरल इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। नाउ व्हाट इज असेंट ऑफ सैप, हम असेंट ऑफ सैप किसको बोल रहे हैं, असेंट ऑफ सैप किसको बोल रहे हैं बेटा, असेंट ऑफ सैप का मीनिंग क्या है, पानी की अपवर्ड मूवमेंट। पानी की अपवर्ड मूवमेंट को हम असेंट ऑफ सैप कह रहे हैं, है ना। हम कह रहे हैं वाटर प्लस मिनरल, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अभी सैप कह रहे हैं, और ये सैप जाइलम में है तो जाइलम सैप कह रहे हैं, ठीक हो गई बात। अब असेंट का मतलब क्या है, अपवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, उसको हम क्या कह रहे हैं, असेंट ऑफ सैप, उसको हम क्या बोल रहे हैं, असेंट ऑफ सैप। क्लियर हो गया, पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, क्या फॉलो होगा उसको हमें समझना है। देखिए एनसीईआरटी ने बेसिकली क्या है बेटा, हम जब और भी मतलब एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह पढ़ाते थे तो हम ये बताते थे कि असेंट ऑफ सैप की 2 थ्योरीज या 3 थ्योरीज पढ़ाते थे, जिसमें से 2 मेनली आपको समझाई जाती थी। एक थ्योरी असेंट ऑफ सैप के लिए पढ़ाई जाती थी जिसे रूट प्रेशर थ्योरी कहते थे। रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो एक्चुअल में एक्सप्लेन तो नहीं करती पानी कैसे ऊपर चढ़ेगा, पर रूट प्रेशर के अदर रूल हमें पढ़ने हैं। दूसरी थ्योरी थी हमारे पास वो है जो मोस्ट वैलिड है, मतलब थ्योरी है किससे रिलेटेड, थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप। पानी ऊपर चढ़ा क्या, उसका रीजन बता रहे हैं, मतलब ये पानी चढ़ेगा कैसे, 100 मीटर की हाइट तक ले जाना है मुझे, 100 मीटर लंबा प्लांट सिकोया होता है प्लांट किंगडम में, जिम्नोस्पर्म में, है ना, क्लियर, समझ लो इसको। तो इतने ऊंचे ऊंचे ट्रीज में पानी ले जाने के लिए मुझे क्या करना है, असेंट ऑफ सैप की बात कर रहे हैं बेटा, असेंट ऑफ सैप की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास रूट प्रेशर थ्योरी और कोहेशन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये 2 थ्योरी हैं, ये हमारे पास 2 थ्योरी हैं। एक है रूट प्रेशर थ्योरी, दूसरा है हमारे पास कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये 2 थ्योरीज हैं हमारे पास जिसको हम पढ़ेंगे। कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये थ्योरी एक्सप्लेन करेंगी असेंट ऑफ सैप। पर इसमें जो एक्सप्लेन कर पाई वो कौन सी थ्योरी थी, रूट प्रेशर थ्योरी, जो एग्जैक्टली बता पाई कि पानी कैसे, सॉरी कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, रूट प्रेशर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थोड़ा एक्साइटेड होके बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनेंगे। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये एक्सप्लेन कर पाई थी, जिसका नाम कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी था। साइंटिस्ट का नाम डिक्सन जोली, है ना, आप कर सकते हैं नाम, ये वाला आपको याद करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं बेटा असेंट ऑफ सैप होता कैसे है, उसके हमने 2 तरीके बताए, नहीं हमने रूट प्रेशर के बारे में पढ़ना है। असेंट ऑफ सैप का तो बेसिक हमने देख लिया, पानी ऊपर जाने को। तो सबसे पहले हम रूट प्रेशर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर क्या होता है, कैसे लगता है, ये चीजें हम जानने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से रूट बना दी, इस तरीके से हमने क्या बना दी, रूट बना दी, ठीक है, क्लियर। रूट में ये मेरे पास एपिडर्मल सेल्स हैं,
मैं रूट प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूं क्या है। तो रूट प्रेशर में हम सबसे पहले समझो, ये प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है। प्रेशर का क्या कम है? मैग्नीट्यूड। पहले समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मैग्नीट्यूड लो है, सो इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन असेंट ऑफ सैप। ये असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि कुछ और एक्सप्लेन कर पाए, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूट प्रेशर क्या है। व्हाट इज रूट प्रेशर, ये जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज रूट प्रेशर, ये लगता कैसे है, ये होता क्या है। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक चीज बताई जो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए जाइलम का पाइप है, दिस इज जाइलम। एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट बोला है रूट प्रेशर है क्या। सबसे पहले एनसीईआरटी ने कहा है रूट प्रेशर इज अ मॉडरेट पुश। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इज अ मॉडरेट पुश। मॉडरेट पुश है बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं पुश वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब कौन सा प्रेशर हो गया? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। पॉजिटिव प्रेशर हो गया, पुश है। ठीक, अब देखो रूट प्रेशर लगता कैसे है। हम सबसे पहले इसका सोर्स जानना चाह रहे हैं। हम क्या जानना चाह रहे हैं? रूट प्रेशर का क्या है, सोर्स क्या है। सोर्स मतलब ये लगता कैसे है। सोर्स समझो जरा एक बार। एनसीईआरटी कहती है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि जाइलम में किसी तरीके से मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक्टिवली, एनर्जी खर्च करके। उससे यहां ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूट ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई जाइलम जो है, जाइलम के अंदर मिनरल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं, लाइन पढ़ना जाइलम, उसके रूट प्रेशर वाली एनसीईआरटी मिलेगा, जाइलम एक्यूमुलेट मिनरल्स एक्टिवली, एनर्जी खर्च करके उसने मिनरल्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, मिनरल्स को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। जब मिनरल्स हमारे पास इकट्ठा हो गए तो उससे वहां क्या हुआ? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज किया या ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज किया। किसके अंदर? इन रूट, या हम कहेंगे हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। पानी एक फोर्स के साथ एंटर करेगा, मतलब पानी एक फोर्स के साथ एंटर किया जाइलम में और उसने ऊपर की तरफ एक पुश लगा दिया ऐसे। समझ रहे हो? तो पानी क्या किया? एक फोर्स के साथ एंटर किया और उसने ऊपर की तरफ क्या लगा दिया? एक पुश लगा दिया। तो हमने यहां पर ये लिखा बेटा, हमने यहां पर लिखा कि वाटर एंटर बाय पुश। पानी क्या किया? एंटर किया एक फोर्स के साथ, हम लिखेंगे बाय फोर्स, और क्या लगाएगा? एंड अप्लाई पुश। वो पुश लगाएगा, तो जो पुश है वही रूट प्रेशर है। तो रूट प्रेशर एक पुश है जो जाइलम में लगता है। कैसे लगेगा? जब पानी एक फोर्स के साथ आएगा, क्योंकि मिनरल्स एक्टिवली इकट्ठा थे। ठीक है, अब रूट प्रेशर के काम करने की, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत कम है, काम करने की कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो रूट प्रेशर को लेके कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। प्रेशर को लेके मैं कुछ बात बता रहा हूं, इसको समझना एक बार मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये लीफ है, इस लीफ में ये स्टोमेटा है। ठीक है, अब ये जाइलम का पाइप है जो मेरे पास लीफ में भी है, स्टेम में भी और रूट में भी है। ये जाइलम का पाइप है, दिस इज जाइलम का पाइप, है ना, जाइलम वेसल बोल सकते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं बेटा कि रूट प्रेशर तब लगेगा जब ट्रांसपिरेशन ना के बराबर हो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से ज्यादा स्पीड में पानी चलता रहेगा तो कभी मिनरल इकट्ठा ही नहीं होगा। तो रूट प्रेशर के लिए कंडीशन क्या है? जब ट्रांसपिरेशन लो हो, जब क्या हो? ट्रांसपिरेशन लो हो, तभी मेरे पास पानी रुकेगा। और ऐसा कब होता है बेटा? दिस अकर इन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग एंड लेट इवनिंग, ऐसा तब होता है। तो रूट प्रेशर इसी वक्त ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा हम ये कहते हैं बेटा, दूसरा हम ये कहते हैं कि रूट प्रेशर जो है हमारे पास वो एक तरीके का पुश है ना, वो तब काम करता है ये। दूसरा,
ये कहां लगता है? स्मॉल प्लांट्स में, जिन्हें मैं वर्ड बोलता हूं हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं उनमें डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों आ जाएगा। डाइकॉट में टोमेटो को हर्ब लिख सकते हो, मोनोकोट में ग्रास को लिख सकते हो। तो रूट प्रेशर मेरे पास दोनों में इफेक्टिव होता है। छोटे प्लांट होने चाहिए, जैसे कि चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकोट हो। और वो कब काम करेगा? जब ट्रांसपिरेशन ना के बराबर हो, मिनरल्स रुके और पुश जनरेट हो। क्लियर? और उसके अलावा बेटा सॉइल जो है, सॉइल में हमारे पास थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो। सॉइल हमारे पास क्या हो? हाइड्रेटेड, उसमें काफी पानी हो, तब हमारे पास रूट प्रेशर लगेगा। अब सवाल ये है, रूट प्रेशर करेगा क्या? लग तो रहा है, लेकिन करेगा क्या? है ना? रूट प्रेशर क्या करेगा, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। रूट प्रेशर क्या काम करेगा, ध्यान से सुने। रूट प्रेशर क्या करेगा इसको समझते हैं। देखिए, रूट प्रेशर सबसे पहला काम करता है, हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम को कहीं ना कहीं रीजनरेट करने का काम रूट प्रेशर का है। क्लियर? क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, एक प्लांट बनाया, ये इस तरीके से, इसकी स्टेम है और इसकी ये रूट है। ठीक है? ये पानी के ड्रॉप्स हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं, जिनका हम वाटर कॉलम कह रहे हैं। इनको वाटर कॉलम कह रहे हैं। अब जरा बहुत ध्यान से देखना बेटा, इनको यहां खींचा जा रहा है, जिसे आप कहते हो ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल कहते हो, ये खींच रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुना, ट्रांसपिरेशन पुल को मैं लिखूंगा टीपी। मैं इस पानी के इस सिंगल मतलब चीज को मैं खींच रहा हूं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, इसे मैंने क्या नाम दे दिया? वाटर कॉलम। इस जुड़ी हुई चीज को मैंने क्या नाम दे दिया? वाटर कॉलम नाम दे दिया। अब मैं इसको खींच रहा हूं ऐसे। ठीक है? अच्छा, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्ट्रेंथ को हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये कहेंगे। ठीक? तो इसको इन शॉर्ट टीएस लिख दूं, मतलब पानी के दो मॉलिक्यूल्स के जुड़े रहने की स्ट्रेंथ को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। अगर खिंचाव ज्यादा हो जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ से, ऐसा आफ्टरनून में होता है, ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा होता है, तो क्या होगा? कॉलम टूट जाएगा। तो कॉलम टूट गया, कॉलम क्या हुआ हमारे पास? इसमें ये कॉलम टूट गया। ठीक है, कॉलम टूट चुका है। तो कॉलम टूटने के बाद मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ये अलग हो गया, यहां से ये अलग हो चुका है। ठीक है, अलग हो चुका है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? इवनिंग में, अभी तो ये टूटा हुआ है, डे टाइम में नहीं जुड़ेगा। डे टाइम में नॉट रीजनरेट, डे टाइम में नहीं जुड़ेगा। रात में पुश आएगा ऐसे, वो पुश इसको जोड़ देगा। समझ आया? रात में क्या होगा? पुश आएगा बेटा, और वो उसको जोड़ देगा, क्योंकि पुश से ही जुड़ सकता है। इसे कहते हैं रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। पर ये छोटे प्लांट्स में ही हो सकता है, क्योंकि इस पुश की बहुत कम वैल्यू है। हायर प्लांट्स में ये कॉलम नहीं जुड़ सकता। छोटे प्लांट्स में कॉलम को जोड़ने का काम किसका है? रूट प्रेशर का। दूसरी चीज हम ये कहते हैं बेटा, रूट प्रेशर को लेके हम कहते हैं गटेशन। अब ये गटेशन क्या होता है देखो। गटेशन क्या होता है? अब हो क्या रहा है बेटा? हो ये रहा है कि इवनिंग में पानी को पुश कर रहे हैं। ऐसे पानी को क्या कर रहे हैं? इवनिंग में पानी है हमारे पास, वाटर कॉलम है, इसको पुश कर रहे हैं। अब ये वाटर कॉलम जो है मेरे पास, इसको पुश कर रहे हैं हमारे पास। तो ये जो वाटर कॉलम है ये यहां आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम सुनो ध्यान से क्या है। अभी ये क्लोज है, ये रात का टाइम है, लेट इवनिंग, ये क्लोज है, ये क्लोज है। ठीक है, यहां से अगर पानी निकलता है तो किसकी फॉर्म में निकलता है? गैस की फॉर्म में। ये स्टोमेटा है जो बंद है अभी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं बेटा, ये जो पानी है ये यहां से निकलेगा और एक स्पेशल पोर होते हैं वहां से निकल जाएगा। मतलब होगा क्या? पुश करते रहेंगे तो जो मार्जिन्स होते हैं वहां पोर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइडाथोर्स। तो पानी हाइडाथोर्स से निकलेगा, पानी हमारा हाइडाथोर्स से निकलेगा, और उसमें वो किससे कैसे निकलेगा? H2OL, और उसमें थोड़ा मिनरल भी होंगे, इसलिए कहेंगे सैप। तो पानी हमारा लीफ के मार्जिन से लॉस होगा, वहां स्पेशल पोर होंगे उनसे।
स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा से जी की फॉर्म में लॉस होता है, यहाँ लिक्विड की फॉर्म में लॉस होगा। तो हमारे पास अर्ली मॉर्निंग ऐसा वो मतलब वेपर्स आते हैं, वो गटेशन होती है। तो गटेशन क्या होता है बेटा? गटेशन होता है एक तरीके से लॉस ऑफ एक्सीडुएट। एक्सीडुएट मतलब वाटर प्लस मिनरल, किसके सरफेस से? बेसिकली लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से, फ्रॉम हमारे पास प्लांट सरफेस, ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू पुश। ड्यू टू पुश, हमेशा याद रखो बेटा, पुश की वजह से गटेशन होती है। छोटे प्लांट्स में होती है, जहां पानी काफी है नीचे सॉइल में, पुश लग रहा है, स्टोमेटा बंद है, तो वहां से लॉस होगा। ठीक है, क्लियर, सही है। एक प्लांट होता है कैलोट्रोपिस, उसमें आप लीफ तोड़ो, लिक्विड बाहर निकलता है, जिसे मिल्क वीड कहते हैं, वो भी पुश की वजह से होता है, उसे ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग क्या होगा बेटा? ब्लीडिंग आर्टिफिशियल होता है, गटेशन नेचुरल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर। अब बेटा हमने कहा था, ठीक हो गए ये चीज। अब हम यहां पे क्या देखने वाले हैं? हम कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हमने कहा था कि हम जानने चाह रहे हैं कोहेशन टेंशन। ये सेकंड थ्योरी है जो असेंट ऑफ सैप के लिए, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये है क्या बेटा? ये थ्योरी है क्या? ये क्या बता रही है? ये बता रही है, देखो, रूट प्रेशर पानी क्यों नहीं चढ़ा सकता था? मैग्नीट्यूड कम है। ये थ्योरी ये बताएगी कि हमारे पास पानी इतनी हाइट पे कैसे जाएगा। तो इस थ्योरी के दो पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पुल किससे आएगा? ट्रांसपिरेशन से। एनसीईआरटी कहती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुल कहां से आएगा? ट्रांसपिरेशन से। क्लियर? जब आप इतना स्ट्रॉन्ग पुल लाएंगे तो कोहेशन, देखो ये चीज समझो इस बात को, मान लो हम यहां पे ये प्लांट बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये चीज। तो इस थ्योरी के दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि पुल स्ट्रॉन्ग चाहिए, रूट प्रेशर जितना नहीं चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पुल कैसे आएगा हमारे पास? मान लो ये वाटर की हमारे पास ड्रॉप्स है, तो स्ट्रॉन्ग पुल कैसे आएगा? ट्रांसपिरेशन से। पानी पे स्ट्रॉन्ग खिंचाव आएगा, ठीक है, पानी पर ऐसे स्ट्रॉन्ग उसको खींच रहे होंगे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो स्ट्रॉन्ग पुल देगा 100 मीटर तक, ठीक है। ये थ्योरी बताती है कि पानी चढ़ेगा कैसे, पहले स्ट्रॉन्ग पुल चाहिए। दूसरा, ये कॉलम भी तो ना टूटे। तो कॉलम ना टूटे, कॉलम नॉट ब्रेक, ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके लिए कुछ फोर्सेस काम करती हैं, जिन्हें हम कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन कहते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास इससे स्टार्ट होगी, एक स्पेशल थ्योरी को लेकर जाएगी आगे, और यहीं से हम ट्रांसपिरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे इतनी हाइट पे पानी चला गया, ये पुल कैसे बना, ट्रांसपिरेशन पुल कैसे। हमने रीजन तो बताया, स्ट्रॉन्ग पुल आएगा और कॉलम नहीं टूटेंगे, कॉलम टूटने के लिए कुछ फोर्सेस काम करेंगे। तो ये फोर्सेस कैसे आई, ये पुल कैसे जनरेट हुआ, ट्रांसपिरेशन होता क्या है, जाइलम में मिनरल्स को लेके क्या ट्रांसपोर्ट है, फ्लोएम का क्या ट्रांसपोर्ट है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और वहां पर बेटा फिर से डेप्थ की बात करेंगे, जो काफी ज्यादा एनसीईआरटी में है, और हमें उस डेप्थ में जाना है ताकि पेपर मुश्किल आए तो डरना नहीं है। तो वो चीज आपके अंदर मुझे इनकलकेट करनी है आप, ताकि एक कॉन्फिडेंस के साथ आप 11 नीट हर तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, थैंक यू बेटा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।